टी.आर. सैनी स्कूल का जो 11th क्लास का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो अभी हुआ है, बेसिकली वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है बेसिकली 0.0025। इसके अंदर बेसिकली हमसे पूछा गया बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। याद रखना बेटा इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जब भी बेटा 1 से छोटा नंबर होता है तो याद रखना जो लास्ट में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं बेसिकली जो वही आपके एक्चुअली में लीडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं बेटा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, याद रखना। तो लीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, तो बेटा इसका हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बेटा हमसे कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या होगी नंबर की, तो बेटा इस नंबर की जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो होगी बेटा आपका 5.0 इंटू 10⁻²। बेटा देखो ऑप्शन ए और बी देखने में सेम लग रहा है, बट एक्चुअली में ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंस का ध्यान रखा है। यहाँ पर हमने एक्चुअली में इस बात का ध्यान रखा है कि एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन में हमारे को इस तरह से ही लिखना होता है, राइट। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने में लगेगा कि ये करेक्ट है, बट एक्चुअली में ये रॉन्ग है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वांटम नंबर n=4। बेटा n=4 दिया है और हमें l=1 दिया है। बेटा l=1 का मतलब p सब शेल हो गया। अल्टीमेटली अगर हम पाएँ तो हमारे पास होगा 4 × p, 4p हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ें तो बेटा अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट आयनिक साइज़। बेटा याद रखना हमेशा कैटायन जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनायन जो होता है बेटा वो हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। एनायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, राइट। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। बेटा जो सबसे छोटा होगा वो होगा आपका कैटायन, वो हो जाएगा बेटा डी पार्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा हमसे पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर शेप, राइट। तो मॉलिक्यूल की लीनियर शेप है बेटा हमारे सामने दिया गया है, द मॉलिक्यूल दैट हैज़ लीनियर शेप इज़। बेटा किस मॉलिक्यूल की लीनियर शेप है, राइट। अगर आप देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। लीनियर नहीं होता, ये बैंड शेप होती है, याद रखना, राइट। तो ये बैंड शेप होती है और ये कहीं से कहीं तक आप देख सकते हो लीनियर नहीं है। इसे हम एंगुलर भी कह सकते हैं, इसे हम वी शेप भी कह सकते हैं, राइट। तो ये तो नहीं है बेटा लीनियर। अगर हम देखें BCl3 की, तो बेटा BCl3 की जो शेप होती है आप देखोगे बेटा ये जो शेप होती है BCl3 की वो प्लेनर शेप होती है, ये भी कहीं से कहीं तक लीनियर नहीं है। अगर आप देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप होती है प्यारे बच्चों वो कहीं ना कहीं आप देखोगे लीनियर निकल कर के आ रही है, राइट। और अगर हम बात करें PH3 की, तो PH3 की जो शेप होगी बेटा वो होगी कुछ वो PH3 की शेप होगी कुछ इस तरह से, राइट। 2 लोन पेयर 2 आएंगे, एक आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, 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 और बेसिकली और लोन पेयर आ जाएगा, हाँ या ना, लोन पेयर आ जाएगा ना। PH3 का शेप जो होगा ना बेटा वो एक्चुअली में टेट्राहेड्रल की वजह से ऐसा होगा, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ये होगा टेट्राहेड्रल, राइट। देखो बेटा ये लीनियर शेप आई है निकल करके, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से बन पा रहा है पिरामिडल। क्या बन पा रहा है, पिरामिडल। तो बेटा शेप इसकी पिरामिडल है और ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, हाँ या ना। तो बच्चा अब जरा ध्यान से देखना, आपका आंसर जो है उसने हमसे पूछा था लीनियर का, तो लीनियर का आंसर तो ये हो गया, राइट। गॉट इट। बेटा ज्योमेट्री से फिर फर्दर उसके टाइप निकलते हैं ना, जैसे टेट्राहेड्रल के अंदर एक शेप होती है पिरामिडल, टेट्राहेड्रल के अंदर ही एक एक्चुअली में बैंड शेप भी है। देखो ये दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हैं, बट ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से पिरामिडल बना है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से क्या बना है, एंगुलर बना है। गॉट इट, समझ आ गया। लोन पेयर की वजह से ऐसा होता है, हाँ या ना। आगे बढ़ जाते हैं। हमसे पूछा गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। अब अगर हम देखें ये क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है आपका रिडॉक्स वाले चैप्टर से हो गया। क्या कह रहा है हमसे, हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी फॉस्फोरस की बतानी है। तो बेटा हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ +1, हाइट फॉस्फोरस को X ले लेंगे
और बेटा ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, x का x, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। आप देखोगे 3 में से अगर 8 चला जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू बेटा कहीं ना कहीं 5 निकल करके आ जाएगी, हाँ या ना, राइट। अब अगर आप देखो तो x की वैल्यू आपकी 5 निकल कर आ जाएगी, तो बेटा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट मांगा गया है, तो बेटा आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, राइट, गॉट इट, समझ आया? इससे नहीं आया बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली नहीं आती आपको? आती होगी ना ये तो। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में ना कुछ नहीं करना होता, हमारे को ना उनकी वैलेंसीज लिखनी होती है एलिमेंट के ऊपर जो प्रेजेंट है। अब हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। 3 बार हाइड्रोजन था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सिमिलर वे में फॉस्फोरस की निकालनी तो उसको x मान लिया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है, वो हमने पुट कर दिया, बस हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया निकल के, राइट। अगला क्वेश्चन बेटा अब जरा ध्यान से देखियो, हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर ही इसको हम कर पाएंगे। इसने पूछा कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या पूछा इसने हमसे? कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन? अब देख बेटा, सबसे पहली रिएक्शन तेरे सामने दिख रही है बेटा, यहाँ पर मैंने NaCl की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, Na की +1 Cl की -1, अगर मैं Ag को देखूँ तो Ag होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ Ag की +1, Cl की -1, Na की +1, ऑक्सीजन की -2। अब अगर मैं देखूँ नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या आ रही है, तो निकाल लेता हूँ नाइट्रोजन की। आप देखोगे नाइट्रोजन की निकालनी क्या है, 1x और 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू 0, हाँ है ना पुत्र? तो बेटा यहाँ से क्या आ रही है, 3 2 5 आ रही है निकल कर, क्या आ रही है, 5 आ गई। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ निकाल के बेटा, तो तू क्या देखेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की वो सोडियम की +1, नाइट्रोजन की x और 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 5 आ रही है, तो बेटा नाइट्रोजन की क्या आ गई, 5 आ गई। अब अगर तू देखे नाइट्रोजन की दोनों जगह वैल्यू क्या आ रही है, 5 5, राइट है। अब हमारे को देखना है कि बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है, करें। तो बेटा अगर आप यहाँ से देखो सबसे पहली रिएक्शन में कि हम जो पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या, यहाँ पर सिल्वर की स्टेट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ सोडियम की 1 है और यहाँ भी सोडियम की 1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ Cl की 1 है, यहाँ Cl की -1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा ये तो एक्चुअली में हम नहीं कह सकते कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडॉक्स तो नहीं है, राइट है, ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। आ जाते बी रिएक्शन पर। बेटा बी रिएक्शन को अगर हम देखें, इसको हम वैसे तो 10th के बेस पर भी कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा कि ये रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा हम कह सकते हैं हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। बट दूसरे तरीके से अगर हम देखें, कॉपर यहाँ पर अपनी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और बेटा यहाँ पर अगर हम कॉपर को x माने और ऑक्सीजन को 2 ले माइनस का, तो यहाँ पे कॉपर की निकल कर जो आ रही है वो +2 आ रही है। तो आप देखो कोई अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में जाए तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो है बेटा हाइड्रोजन -1 होगा, हाँ है ना? -2 बेटा नहीं, सॉरी, +1 होगा ना हाइड्रोजन। बेटा नॉन मेटल के साथ तो +1 ही रहता है ना, हाँ कि ना? नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या रहता है, +1 रहता है, हाँ कि ना? तो बेटा अगर आप देखो यहाँ से वो 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो बेटा आप कह सकते हो 11th के बेस पर आप ऐसे कह सकते हो, 10th के बेस पर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेस पे कह दिया। दोनों तरीकों से यस इट इज़ रिडॉक्स, यस इट इज़ रिडॉक्स। थर्ड वाला चेक करना चाहोगे या क्लियर है? थर्ड और फोर्थ तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है, मल्टीपल चॉइस है नहीं, हाँ है ना? बढ़ जाएंगे, ठीक। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि बेटा n का वैल्यू है 3, हमें l का वैल्यू दिया गया है 2, और हमें ml का वैल्यू दिया गया है -2, गॉट इट। ये ml है बेटा लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये ml, ठीक है, l छोटा सा है, ये वही एजीमुथल नंबर है। हाँ बेटा। अब अगर आपको ये डन आ गया समझ, तो अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, हमें निकालना है ये कैसे करेंगे अपन। देखो बेटा हम जानते हैं n = 3 पर 3 हो गया, l = 2 पर ये एक्चुअली में आपका d हो गया, तो 3d हो गया। बेटा 3d के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, -2
-1 माइनस वो 0 +1 +2, राइट है। 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके। अब अगर हम बात करें माइनस का 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है माइनस का? -2। -2 का मतलब बेटा आप जानते हो एक ऑर्बिटल होगा -2 का, -1 का 1 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का 1 होगा और 2 का 1 होगा। ये पांचों जुड़ करके ये बन जाते होंगे, हाँ या ना? ये पांचों जुड़ के इस तरह से बन जाते होंगे, हाँ या ना? इसने हमसे बोला है कि बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि इसकी बात चल रही है। अगर हम देखें तो हमसे बात जो कर रहा है वो सिर्फ इतने की बात कर रहा है। आप बताओ बेटा निखिल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। नहीं आया समझ? क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। अब मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या कह रहा है? द एलिमेंट विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, द एलिमेंट विद मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं बेटा, याद रखना फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो 328 के आसपास होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 349 के आसपास होती है किलोजूल पर मोल। बेटा अब इस बात को समझना पड़ेगा। देखो मैं मानता हूँ कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। येट इसके बावजूद इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। इसका रीज़न क्या है बेटा? मैंने आपको इसका रीज़न पढ़ा रखा है निखिल, आपको याद होगा कि क्लोरीन जो होता है उसके अंदर साइज़ बड़ा हो जाने के कारण, राइट बेटा। देखो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, रीज़न जो है इसका वो यही कि रीज़न जो है कि बेटा इसका साइज़ स्मॉल है। इसका साइज़ क्या है? इसका स्मॉल साइज जो होता है, क्लोरीन का बड़ा साइज है, इसका स्मॉल साइज जो होता है, जिसकी वजह से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की रिपल्शन फील करता है। क्या फील करता है? अपकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन, फील्स रिपल्शन। और बेटा जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है, इसी रिपल्शन के कारण एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, हाँ कि ना? इसकी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। अदरवाइज इसी की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट हो नहीं पाती। रीज़न समझ आया नहीं है? जल्दी बोलो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बढ़ जाए आगे। ठीक है बच्चों, राइट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम आगे क्या देखेंगे? देखो बेटा इसके बाद हमसे पूछ रहा है, बेटा हमसे कह रहा है द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। बेटा नियॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। बेटा अगर हम देखें नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते थे खुद के, 3 लेकर बैठा है, तो बेटा 3 इसने बाहर से ले लिए, तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम के पास बेटा 12 इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 देकर बैठा है, 2 देकर बैठा है तो बेटा 10 हो गए। और बेटा अगर आप देखो एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 देकर बैठा है, तो बेटा देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा अल्टीमेटली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ऑल ऑफ दीज। आया समझ? अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस PCl5 इज। बेटा देखो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है फॉर्मूला होता था हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन, हाँ या ना? अब अगर हमें ये बात पता है तो हम ये बात जानते हैं बेटा कि फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बेटा वो होते हैं 5। हमें पता है मोनोवैलेंट कितने हैं? क्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो बेटा 5 बार क्लोरीन आ रहा है तो कहीं ना कहीं 5 टाइम्स ऑफ 1, तो बेसिकली 5 हो जाएगा, राइट। अब कैटायन एनायन तो है नहीं, बेसिकली 10/2 करोगे आप, 10/2 का मतलब 5। इससे पता लग रहा है कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 5 क्या है? हाइब्रिड में ऑर्बिटल है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है S का 1, P के 3, D का 1, हो गए 5 ऑर्बिटल्स। तो बेटा sp3d आप देख लो 5 ऑर्बिटल यही है। गॉट इट? समझ आया पुत्र? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बेटा अगर हम देखें, नहीं बेटा नहीं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? बेटा इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करेंगे। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरो सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर बेटा सिग्मा 2s में, फिर बेटा हम भरते हैं सिग्मा स्टार 2s में, राइट। फिर हम भरते हैं बेटा सिग्मा 2pz में, फिर हम भरते हैं बेटा पाई 2px, पाई 2py में, फिर बेटा इसके बाद हम भरते हैं पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में, हाँ या ना? और बेटा फिर हम जानते हैं, फिर जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो सिग्मा स्टार 2p
जेड में। बच्चा अगर हम देखें, हमें ऑक्सीजन का मतलब है कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। बच्चा आप जानते हो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 भर दिए, 10 हो गए, 12 हो गए, राइट है बेटा। अगर ये 12 हो गए, 14 हो गए, और बेटा एक और एक ये हमारे 16 हो गए, हाँ या ना। बेटा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बेटा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है निखिल, आपको याद होगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चे अगर आपको ये याद है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा हाफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं तो देखो बेटा बॉन्डिंग है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और फिर 11 और नहीं 10 10 बस 10 बेटा। फिर एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 और 5 6। तो बेटा अगर आप देखो 10 में से 6 माइनस करोगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 बचेगा। हाँ मैं एक बार फिर से दिखाऊं अगर नहीं आया तो समझ। देखो बॉन्डिंग हो जाएंगे ये वाले और बेटा ये वाले और ये वाले, ये बॉन्डिंग है सारे। हाँ स्टार वाले जो होंगे बेटा वो एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग है। नहीं बेटा वो तो है ही नहीं, वो भरा ही नहीं, उसको तो खाली छोड़ रखा है हमने बस इसको भरा है, हाँ या ना। तो बेटा देखो अगर आपको डन है निकले यहाँ तक तो आप जानते हैं यहाँ से आ जाएगा 4/2 तो ये 2 आ जाएगा। और 2 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन एग्जिस्ट हाँ कि ना। तो आप बस कह सकते हो कि आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस, हाँ कि ना। बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब 2 बॉन्ड उनके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे पुत्र 2। क्या हो जाएगा बच्चा? 2। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद हमारे सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट। हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, सुन रहे हो? देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पर कि हमसे कह रहा है कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, राइट। अगर हम देखें एक रिएक्शन को, हम जानते हैं कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अभी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, हाँ या ना। बेटा अगर हम एक बात देखें तो हम जानते हैं यहाँ पे 2HCl लगेगा। और बस अगर हम एक बात समझ पा रहे हैं, राइट, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, ये 25 ml दे रखा है बेटा हमारे को, 25 ml एंड 0.75 मोलैरिटी का HCl दिया हुआ है। ये इसके बारे में दिया हुआ है हमें इन्फॉर्मेशन, राइट है। बेटा हमसे बोल रहा है कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, क्या बोल रहा है हमसे, कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, राइट है। समझ आ चुका है बेटा। इसे करेंगे कैसे, बड़ा आसान है, ध्यान से देखियो बच्चा कैसे करेंगे। इसे हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि एक, देखो सबसे पहले ना मोल्स निकाल लेते हैं इसके। क्या निकाल लेते हैं हम? मोल्स। क्या निकाल रहे हैं बेटा हम? बेटा हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपन में वॉल्यूम होता है। बच्चा अगर हम देखें मोलैरिटी हमारे पास 0.75 है। मोलैरिटी क्या है हमारे पास? 0.75। मोल्स हमें निकालने हैं और वॉल्यूम हम जानते हैं 25 ml है। वॉल्यूम कितना है? 25 ml। अगर हम 25 ml को डिवाइड बाय क्या कर दे बेटा, 1000, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। बेटा अगर मैं इसको उधर भेज दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए तो आप देखोगे 0.75 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो आ जाएगा दैट इज़ ये आ जाएगा आपके पास 25/1000 और अगर आप कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 40, राइट है। अगर आप कट करते हो तो मोल्स जो आपके पास आ रहे हैं दैट इज़ 0.75 डिवाइड बाय 40। गॉट इट? मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए बच्चा, सुन रहा है? बेटा तेरे को एक बात पता है, अगर ये 1 मोल होता है ना तो ये 2 मोल चाहिए। क्या बोला मैंने? ये 1 मोल होता है तो ये 2 मोल, या फिर मैं इसी को उल्टे तरीके से बोल रहा हूँ, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए, ये 2 मोल तो ये 1 चाहिए। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ 2HCl के लिए 1 मोल, 2 मोल HCl के लिए, 2 मोल HCl के लिए अगर मेरे को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, राइट, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ 1 मोल HCl के लिए मुझे कहीं ना कहीं 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। और मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कहीं ना कहीं मेरे पास इतने LCl आ चुके हैं। तो बेटा अगर मैं बोलूँ 0.75/40 मोल HCl के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए
तो मैं बोलूँगा 1/2 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 40 मोल चेंज नहीं हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ या ना? अच्छा 40 ऊपर ही है। बेटा 1 से जब भी हम करते हैं ना तो वो इंटू ही रहता है, याद रखियो। ठीक है, जब हम 1 पर आते हैं तो डिवाइड करते हैं, हाँ। और जब 1 से हम आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा? तो बच्चा देखोगे आप यहाँ से क्या आ जाएगा 80। हाँ। तो बच्चा अगर हम देखें हमारे पास ये आ चुका है 0.75 डिवाइड बाय 80 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ कि ना? हमारे पास इतने मोल्स किसके आ गए? कैल्शियम। कार्बोनेट। अब मेरी बात सुन बच्चा, हम जानते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। हाँ या ना? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100। मोल्स आपके पास आ ही चुके हैं, आपको गिवन मास ही निकालना था। हाँ या ना बोलो प्यारे बच्चे। अगर आप डालोगे यहाँ पर, ये क्या है? डब्ल्यू का लिखा है बेटा गिवन मास ना, गिवन मास। तो ये निकालना है आपको। यहाँ 100 डाल दो और यहाँ पर आपका 0.75 डिवाइड बाय 80। बेटा आप इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते आ जाएगा 75/80, जिसका मतलब है गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अल्टीमेटली अगर आप 5 से कट कर देते हो तो यहाँ 15 और यहाँ 16 आ जाएगा। राइट है बेटा? अगर आप देखो 15 बाय जो 16 होता है ना, 15 बाय जो 16 होता है तो वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये 9.93, ये ना बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 0.9375 ग्राम के आसपास आ जाएगा। समझ आ रहा है? जिसे ना एनसीईआरटी ने जो खुद राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0.94 ग्राम, राउंड ऑफ कर दिया बेसिकली। हाँ या ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? सच बोल रहे हो आप? ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है एम्पीरिकल फार्मूला ऑफ दिस, कह रहा है इसका एम्पीरिकल फार्मूला बनाना है। राइट है बेटा? आप तो एक बात जानते ही हो। क्या जानते हो? सबसे पहले अपने पास ना ये टेबल इस तरह से बनानी होती है और हमेशा यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं फास्ट। आप अगर सबसे पहले देखो तो अपने पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो दिए गए हैं बेटा, क्या एलिमेंट दिया गया है? एक आयरन और एक है ऑक्सीजन। फिर बेटा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे बेटा उनकी परसेंटेज लिखते हैं जो कि 69.9 है और ये 30.1 है। फिर बेटा यही जो परसेंटेज होती है ये आपका गिवन मास बन जाती है। क्या बन जाती है? गिवन मास, है ना? गिवन मास बन जाती है। तो ये 69.9 ग्राम हो जाता है और बेटा ये 30.1 ग्राम हो जाता है। फिर बेटा हम क्या करते हैं? फिर हम कहीं ना कहीं इसे डिवाइड कर देते हैं। बेटा याद रखना बच्चा, क्या हुआ बेटा? इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम यहाँ पे मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? जो इसका गिवन मास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। आयरन का मोलर मास 56 होता है और जो इसका गिवन मास है उसे हम डिवाइड कर देते हैं इसके मोलर मास से। वो बेटा कहीं ना कहीं आप जानते हो मोलर मास जो रहेगा वो कितना रहेगा? तो वो आपके सामने है कि वो आ जाएगा 16। तो बेटा जब आपके समथिंग कुछ निकल करके आएगा, आप देखोगे आपका निकल करके यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.248। राइट, 1.248 और यहाँ से जो आपके मोल्स निकल के आएंगे वो आपके आ जाएंगे 1.88। राइट है बच्चा? फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर यहाँ पर हम लीस्ट रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लीस्ट रेशियो या होल नंबर कहते हैं जिसे हम। तो बेसिकली वो होता है सबसे छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, राइट, इसी से ही, और जब आप 1.88 को डिवाइड करोगे 1.248 से, तो यहाँ 3/2 और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 1 मिलेगा। तो बेटा देखो आयरन जो है वो आपके पास 1 और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं 3/2 आ गया है। आप इसे फर्दर और डिवाइड कर लो, इसे इंटू 2 से और इसे इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा आपका Fe2 और O3 आपका बन के तैयार। गॉट इट? समझ आया? पक्का आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। इस तरह से आपका ये क्या बन के तैयार हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कॉमन फीचर क्या होगा? बेटा याद रखना इन सारे एलिमेंट्स में, इन सभी एलिमेंट्स में अगर हमारे सामने जो लिखे हुए हैं, अगर हम देखें हमारे पास जो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है N3 माइनस, एक लिखा हुआ है O2 माइनस, एक लिखा हुआ है F माइनस, एक है Na प्लस, एक है Mg+2, एक है Al+3। बेटा इन सभी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें दिख रही है ना, वो ये कि सोडियम के अंदर कहीं ना कहीं आपका 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लेके बैठ गया, 10 हो गए। इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लेकर बैठा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 लेकर बैठा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
11 इलेक्ट्रॉन थे, एक देकर बैठा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 देकर बैठा है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बेटा यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 देकर बैठा है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं ये सभी के सभी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इन सभी के पास कहीं ना कहीं सेम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा, ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट, हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी Be2 मॉलिक्यूल जो होता है उसका क्या रहेगा। बच्चों देखो, इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। इसको आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, हम करते हैं जो अभी अभी हमने ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वो लिखा था हमने, ऑर्डर ये लिखा था ना हमने, इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से उठा के और नीचे ले चलते हैं। बेटा Be2 का मतलब अगर हम देखें, राइट, अगर हम देखें Be2 का क्या मतलब है, तो बेटा Be2 का मतलब है, आप जानते हो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है एक्चुअली में 4, राइट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। और बेटा अगर हम देखें Be2, तो बेटा 2 एलिमेंट के अगर हम देखें तो 4 और 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे को फिल करने हैं। और बेटा देखो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग फिल करने हैं तो आपके सामने फिल हो रखे हैं, हाँ या ना। ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्ड, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर आप देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, तो आप मेरे को बोलोगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 और 2 4, राइट, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4। तो बेसिकली बेटा ये 4 माइनस 4 आप समझ सकते हो, ये आ जाएगा हमारे पास 0/2, दैट इज 0, हाँ या ना। तो बेटा जब भी किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इट डज नॉट गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना और सुनना। बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है, वो भी एक्चुअली में 3 डिजिट में, राइट। बेटा देखो 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे 2 1 लिखा है, हम देखेंगे यहाँ जो नंबर लिखा है वो 5 से छोटा है। क्या है बेटा, वो 5 से छोटा ही है। तो बेटा वो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करके उसे ड्रॉप ही करना पड़ेगा, और ड्रॉप करने के बाद जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 34.2, राइट। अगला नंबर देखें, तो बेटा यहाँ जो नंबर लिखा है ये लिखा है 10.41। यहाँ जो नंबर लिखा है बेटा वो भी 5 से क्या है, कहीं ना कहीं छोटा है, तो बेटा उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा और अल्टीमेटली बन जाएगा 10.4। तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें उन्हें बनाना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इस तरह से, राइट। कर पाए हम, मुश्किल था। अगला बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर बेसिकली ज़रूरी हैं जो हमारे को याद रखने होते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, राइट। याद रखना बेटा 4 चीज़ों की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। बोलो क्या, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा याद रखना बेटा क्या, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ या ना। और लेटेस्ट एंथैल्पी। और बोलो बेटा हाई, बोलो हाई लेटेस्ट एंथैल्पी, हाई लेटिस एंथैल्पी, राइट। और बेटा इसके बाद अगर बोलोगे तो एक चीज़ और है, बोलो वो रह गई है आपसे बेटा, एक चीज़ और है, बोलो वो क्या आएगा, हाई लेटिस एंथैल्पी। और चौथी चीज़, एक और चीज़ चाहिए, ठीक है। आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एकदम करेक्ट बोल दिया है, एनसीईआरटी में तो ये 3 बातें ही लिखी है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। चौथी नहीं पता, एनसीईआरटी से बाहर नहीं करते हम, ठीक है, वो भी सही है बेटा। चौथी लेटिस एनर्जी के बाद होता है बेटा सब्लिमेशन एनर्जी, राइट, बट वो नहीं लिखा है तो छोड़ देते हैं उसको हम, ठीक है बेटा। आपको पता है सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, याद रखना आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए, राइट। इधर देखो, आपको पता नहीं है क्या कि सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, आपने नहीं पढ़ा 9th क्लास में कि सब्लिमेशन एनर्जी आपका सॉलिड से गैस में जाना, गैस से सॉलिड। तो बेटा जब आप एक्चुअली में किसी भी एटम के जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सबसे पहले वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसे आप एक्चुअली में गैसियस में बनाते हो, हाँ कि ना। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए
आयनिक बॉन्ड के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो याद रखना यही सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। डन है, क्लियर है? बोलो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला लो आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा लैटिस एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी। लो बेटा, लो सब्लिमेशन एनर्जी, हाँ है ना, सब्लिमेशन एनर्जी, हाँ कि ना, और हाई लैटिस एनर्जी, हाँ। राइट, क्लियर है? चलो अगर यहाँ तक हो गया डन, चौथा नहीं लिखते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है तो छोड़ दो इसको, ठीक है, 3 ही लिख दो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है यूजिंग द SPDF नोटेशन हमारे को ऑर्बिटल बनाने विद द क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 3 दी गई है बेटा, तो 3 हो गया। l की वैल्यू 1 दी गई है, तो बेटा वो 1 का मतलब p हो गया, हाँ है ना। n की वैल्यू 4 दी गई है और l की वैल्यू 3 दी गई है, मतलब f हो गया, हाँ है ना। तो बेटा ये हो गया 4f, क्या हो गया ये 4f, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो डिस्टिंग्विश करना है हमारे को सिग्मा और पाई के बीच में, राइट। हमें किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करना है सिग्मा और पाई के बीच में। बेटा? अगर हम बात करें सिग्मा और पाई की, तो हमारे को तो बहुत अच्छे से आता है सिग्मा और पाई के बारे में, हमने डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं, क्या पढ़ा बताओ ज़रा। और सर सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, बनता है, और पाई बॉन्ड साइड वेज ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग से बनता और है। तुमको तो पता है सर। देखो और बताओ। एक बारी वो डबल बॉन्ड पे लगता है शायद, और ये सिंगल में। देखो बेटा बिल्कुल राइट बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनना। सिग्मा बॉन्ड बेटा पहली बात कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं, है ना, ये वीक होते हैं, है ना, वीकर होते हैं, सही बात है। दूसरा बेटा याद रखना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, बोलो। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, हाँ या ना, कोई डाउट नहीं है। और बेटा जो पाई बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं साइडवेज ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, हाँ या ना, क्लियर है बेटा? अगर बात करें, याद रखना सिग्मा बॉन्ड जो होता है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हाँ कि ना, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बेटा, बट इंडिपेंडेंटली पाई कैन नॉट, बोलो, पाई कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हाँ कि ना, क्लियर है? और इम्पोर्टेंट बात आए अगर आगे बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, याद रखना सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, आप एटम घूम सकता है, रोटेशन कर सकता है ना, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज बेटा। पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, हाँ, इज नॉट पॉसिबल, डन है बेटा। थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा है इसलिए गंदा हो गया है, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते बच्चा, देख फिर से एक क्वेश्चन आ गया ऑक्सीडेशन नंबर वाला। देख बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, राइट। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ये मैंने जानबूझकर दिया था क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्चुअली में टाइट्रेशन में यूज़ होता है, तो ध्यान से सुनियो। पोटाशियम, ठीक है बेटा बताता हूँ, देखो पोटाशियम का जो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर होता है 1, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर हो गया है, मैग्नीज को ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लिया हमने बेटा। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो वो 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 है, इक्वल टू 0। अगर हम देखें एक्स, और ये माइनस का 8 और ये प्लस का 1, तो बेटा अल्टीमेटली जो हमारे पास आ रहा है निकल के x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा याद रखिए यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 7। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनियो बेटा। मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज जो होता है इसका ग्रुप भी 7 है, बच्चे सुन ले। मैग्नीज का ग्रुप क्या है, ग्रुप भी 7 है इसका। और बेटा मैग्नीज की MnO4 माइनस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 है। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, याद रखियो कि कौन सा ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज, ये मैग्नीज का ऑक्सो एनायन कहलाता है, इसे पर मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो बोलते हैं कि कौन सा ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज जो एक्चुअली में जिसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ग्रुप नंबर सेम होता है, मैंगनेट, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है बच्चा। बढ़े आगे बेटा, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है
हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, हमारे को बेसिकली क्या करना है, हमारे को मास परसेंटेज बताना है। क्या बताना है अपने को मास परसेंटेज बेटा? वो भी सोडियम सल्फाइड के अंदर। किसके अंदर? सोडियम सल्फाइड के अंदर। राइट। तो बेटा अगर हम देखें, अगर हम मास परसेंटेज बताए ऑफ इन सोडियम सल्फाइड, तो बेटा देख हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, जो कि हो जाएगा मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मास ऑफ सोडियम सल्फाइड, हाँ या ना, इंटू 100, राइट, यही होगा बेटा। बट इसके लिए ना हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को इसके लिए पूरा इसका मास निकालना पड़ेगा। इसका अगर मास देखें हम तो 2 × 23 प्लस बेटा, सल्फर का 32 और 4 × 16, अगर हम देखें तो टोटल मास कितना निकल कर आ रहा है 46 प्लस 32 प्लस 64 96 प्लस आप देखोगे कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, टोटल कितना आ रहा है? 142 आ रहा है बेटा। अच्छा हाँ 142। अगर बेटा हम देखें यहाँ पर, अगर हमें समझ आ गया है तो मैं लिखूँगा मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, राइट। जैसे मैंने लिखा मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, वैसे ही मैं लिखूँगा बेटा मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, और सिमिलर वे में बेटा मैं लिखूँगा मास परसेंटेज ऑफ आपका तीसरे एलिमेंट का, राइट, इसी वे सिमिलर वे में ना, हाँ कि ना। तो देख बेटा एक बारी ज़रा ध्यान से देखिए और समझियो, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम है, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, और यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ तो ऊपर सोडियम का ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा सोडियम के बाद सल्फर का, और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन का, राइट। अगर देखें मास ऑफ सोडियम कितना है तो बेटा देख 46 था, कितना था 46 डिवाइड बाय 142 इंटू 100 करेगा तो बच्चा कितना आएगा यहाँ पर 32.39%। हैप्पी बेटा। अगर हम बात करें सल्फर की तो बेटा वो आ जाएगा 32, राइट, डिवाइड बाय 142 इंटू 100, तो ये बेटा कहीं ना कहीं हमारे पास 22.54% आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तो बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। गॉट इट? समझ आया? अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास 45.07% आ जाएगा। मुश्किल है? नहीं है? चलो बेटा, आई होप यहाँ तक बेटा आपको हमने जो कराए क्वेश्चंस वो आपको समझ आए होंगे, राइट, और होप आपकी ये पढ़ाई में हेल्पफुल रही होगी वीडियो। बाय बाय प्यारे बच्चों।